हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे के साइंस गए। तो इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि केमिस्ट्री पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, इस चैप्टर में हमें खाली कार्बन और इसके कंपाउंड्स के रिलेटेड पढ़ना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कार्बन के रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ये कार्बन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल लेटर से, दैट इज सी से, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। यहाँ पे बात आई एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो इसका मतलब है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, या हम बोलेंगे कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो ये था एटॉमिक नंबर। इसका जो मास नंबर है वो 12 यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ पे और एक टर्म आ गई मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है K2L4 या 1s2 2s2 2p2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स ऑफ एन एटम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L4। अब ये K और L रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट शेल और सेकंड शेल को, और जो यहाँ पे नंबर्स है सबस्क्रिप्ट में, जो ये है 2, 4, ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल दैट इज एल शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है K2L4। या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल मैनर में देख सकते हैं, दैट इज 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब है कि इसका जो फर्स्ट s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा s ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो p ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। देखो स्टूडेंट्स, चूँकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है K2L4, तो दूसरे शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन है वो है 8, ठीक है। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। तो कार्बन के दूसरे शेल में खाली 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ताकि इसका जो ये दूसरा शेल है वो फुलफिल हो जाए, उसका जो ये ऑक्टेट है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है इसीलिए हम कार्बन को बोलते हैं ये एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ नज़र मारें तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में प्रोग्रेसिवली फिल होता जा रहा है। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोलते हैं कार्बन जो है ये एक p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है कि 18 ग्रुप्स है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो जो ये कार्बन एलिमेंट है ये बिलोंग करता है 14th ग्रुप से, ठीक है। कार्बन जो
है ये एक नॉन मेटल है, इसका मतलब है कि इसमें मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। अब मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, नॉन मेटल्स वाली कौन कौन सी है, इसको हम एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। Now we discuss the next topic, that is versatile nature of carbon. देखो, क्योंकि इस कार्बन एटम का साइज, एटॉमिक साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 6 है, या जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, ग्रेटर देन 50, तो छोटा साइज होने के बावजूद भी कार्बन एटम ने 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए हैं। इस यूनिक नेचर को हम बोलते हैं ये वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, 5 रीजन्स है जो रेस्पॉन्सिबल है कार्बन के इस वर्सटाइल नेचर के लिए। ठीक है, फर्स्ट है टेट्राकोवेलेंसी, सेकंड कैटिनेशन, थर्ड आइसोमेरिज्म, फोर्थ पॉलीमराइजेशन, and fifth is tendency to form multiple bonds. अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो रीजन था दैट वाज टेट्राकोवेलेंसी। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है, या इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है K2L4। ये कार्बन क्या करता है, इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे 4 एटम्स के साथ शेयर करता है ताकि इसका जो ये ऑक्टेट है वो कंप्लीट फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्राकोवेलेंसी। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड रीजन जो है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन में कार्बन एटम्स क्या करते हैं, ये आपस में लिंक हो जाते हैं कुछ इस तरीके से और बनाते हैं एक स्ट्रेट चेन या ये ब्रांचेड चेन बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ये था दूसरा रीजन। अब जो तीसरा रीजन है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिनन होता है जिसमें एक कंपाउंड एग्जिस्ट होता है एक से ज्यादा फॉर्म्स में, जिन फॉर्म्स की सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है लेकिन डिफरेंट होती है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये हो आइसोमेरिज्म। और जो डिफरेंट फॉर्म्स बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हियर एन एग्जाम्पल दैट इज ब्यूटेन, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। ठीक है, इसके हम 2 स्ट्रक्चर्स डाल सकते हैं, फर्स्ट एन-ब्यूटेन एंड सेकंड आइसोब्यूटेन। अब ये एन-ब्यूटेन इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH2 CH3। देखो, इसमें कार्बन एटम्स 4 हैं और हाइड्रोजन एटम्स 10 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है, तो इस स्ट्रक्चर चेन को हम बोलते हैं एन-ब्यूटेन। ये था इसका फर्स्ट फॉर्म। और जो इसकी सेकंड फॉर्म है ब्यूटेन की, वो है इस तरीके से CH3 CH CH3 CH3। इसमें भी कार्बन एटम्स 4 हैं और हाइड्रोजन एटम्स 10 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है C4H10। फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर थी
जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था उसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला थी यही C4H10, और इस वाले स्ट्रक्चर में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है। उस स्ट्रक्चर हम बोलते थे N-ब्यूटेन, तो इस ब्रांचेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन के दो फॉर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो गए, लेकिन इन दो फॉर्म्स की सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला थी लेकिन डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर था। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ब्यूटेन के यहाँ पे दो फॉर्म्स बन गए, दैट इज N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो हम बोल सकते हैं कि ब्यूटेन के दो आइसोमर्स है। ठीक है, तो ये था तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न जो है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं, आपस में केमिकली कंबाइन होके एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईथेन जो है ये एक छोटा मॉलिक्यूल है। ये ईथेन मॉलिक्यूल्स क्या, सॉरी ईथेन नहीं, ईथीन, ये ईथेन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये आपस में कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज पॉलीईथीन, जिसको हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं पॉलीईथीन को। ठीक है, तो पॉलीईथीन क्या है? ये एक पॉलीमर है। ठीक है, किनका? ईथीन मॉलिक्यूल्स का। ये था फोर्थ रीजन। अब जो लास्ट रीजन है इस वर्सटाइल नेचर के लिए, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये कार्बन एटम क्या करता है? ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या दूसरे अदर एटम्स के साथ या तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, या डबल बॉन्ड बनाता है, या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये दूसरे एटम्स के साथ या अदर कार्बन एटम्स के साथ बनाता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम बोलते हैं कि इसमें ये कैपेबिलिटी है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो फाइनली हम बोलते हैं इसमें ये टेंडेंसी है कि ये कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेस्पॉन्सिबल है कार्बन के वर्सटाइल नेचर के लिए। तो these were 5 reasons which were responsible for the versatile nature of carbon। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आपको हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।